तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलम सिद्दीकी और ये है आलम की क्लास। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10 सीबीएसई का साइंस में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग? तो चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज, पता कैसे करें कि केमिकल चेंज है भी कि नहीं है। देन राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखना सीखेंगे। सिर्फ लिखना ही नहीं, उन्हें बैलेंस करना भी सीखेंगे, ये भी जानेंगे कि बैलेंस करना भी क्यों है। देन नेक्स्ट रिएक्शन तो पढ़ लिए, तो उनके टाइप्स क्या है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड फाइनली कोरोजन एंड रैंसिडिटी, जो हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है बट हम उसे जानते नहीं हैं। तो ये सारी चीज हम समझ लेंगे जब ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ओवर। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले कुछ बीते कल की यादें ताज़ा कर लें। 9th क्लास में हमने पढ़ा था चेंज के बारे में, उसी को थोड़ा सा हमें रिकॉल करना है। क्या चेंज है? हमने बोला जो चेंज है ये दो तरीके का हो सकता है। एक चेंज जिसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, और दूसरा केमिकल चेंज। बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म बन रहा है क्या कोई न्यू प्रोडक्ट? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। जबकि केमिकल में अगर बोलोगे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म तो आंसर आएगा कि यस, चेंज हुआ है और कुछ नया प्रोडक्ट बना है। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स: वाटर फ्रॉम टैंक टू टैप, ओवरहेड टैंक से पानी घरों के नल में आ रहा, ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी आ रहा है, कुछ बदला है, कुछ प्रॉपर्टीज बदली है, कुछ भी नहीं बदला, ना फिजिकल प्रॉपर्टी बदली ना केमिकल प्रॉपर्टी बदली। आपने वेजिटेबल्स को काटा, शेप जरूर चेंज हुआ लेकिन ना टेस्ट चेंज हुआ ना कलर चेंज हुआ। और आपने बेंच को कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, क्या बेंच चेंज हो गया? उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये सारे चेंज जो मैं अपने आसपास देख रहा हूं ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अब सवाल ये भी तो आता है कि केमिकल चेंज क्या है, उसे हम अब डिटेल में करेंगे। तो देखते हैं कि केमिकल चेंज हमारे आसपास क्या होते हैं जो रेगुलर होते हैं। आपने देखा होगा रेड पाउडरी डिपॉजिट ऑन आयरन आर्टिकल ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के सीजन में देखा होगा ना, लोहे की चीजों पे रेड रेड कलर का डिपॉजिट पाउडरी सा आ जाता है। आप लोग जानते भी हो उसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं हम हिंदी में। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, दूध कभी कभी खराब हो जाता है, दही में तब्दील हो जाता है, खास करके गर्मी के सीजन में। येलो करी स्टेन टर्निंग रेड व्हेन वॉशिंग, आपने खाना खाया, सही से खाया नहीं, कुछ गिर गया, कपड़ों पे दाग लगा, तेल का जैसा समथिंग येलोइश, आपने जब धोया तो वो रेड कलर का हो गया, कलर बदल गया उसका। कुकिंग ऑफ फूड, खाना आपने बनाया, आपने मार्केट से सब्जियां लाई, चीजें लाई, मिलाया, पकाया, कुछ तो नया बना वहां पे। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाया, उसको पेट ने डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, पढ़ा है हम लोग ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा होगा, आई होप सो। एंड बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, फायर अप कर दे रहे हो वहां पे, तो चेंज हो रहा है वहां पे। साथ ही राइजिंग ऑफ डो फॉर ब्रेड एंड केक्स, और आपने केक बनाना चाहा, ब्रेड बनाना चाहा, या फिर आपने कोई और भी चीज जैसे नान बनाना चाहा, आपने वहां पे उसे फर्मेंट करने रख दिया, वो थोड़ा सा था, सब कुछ समय के बाद रात भर रखा, कुछ 6 घंटे 8 घंटे रखा, वो राइस हो गया, फूल गया वहां पे। ये सारे के सारे क्या है? चेंज। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? हमने यहाँ पे अभी लिखा था, अगर आपको ध्यान में हो, कि केमिकल चेंज जब होता है तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है, प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, रेड पाउडरी डिपॉजिट ऑन आयरन आर्टिकल, जंग हमने कहा तो प्रॉपर्टी बदली, आयरन हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन जंग पाउडरी, उसमें वो स्टिफनेस, वो स्ट्रेंथ होती नहीं है। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, मिल्क और कर्ड में बहुत फर्क है, चेंज हुआ और काफी प्रॉपर्टीज चेंज है, सब जानते हैं। येलो करी स्टेन, कलर बदला है वहां पे, हो सकता है कुछ चेंज होगा, वो आगे हम देखेंगे वहां पे। कुकिंग ऑफ फूड, आपने मार्केट से सब्जियां लाई, उसका टेक्सचर टेस्ट सब अलग था, बनने के बाद एकदम से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अच्छा सा वहां पे बन गया। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने जो खाया दैट वाज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड कंपोनेंट्स, उसके क्या कंपोनेंट्स थे? डिफरेंट थे। डाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक डाउन हो गया, कुछ नया वहां पे बन गया। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, आपने कोई भी चीज वहां पे जलाई तो पहले कुछ अलग ही नजर आ रही थी, जलने के बाद कुछ अलग ही, खास करके आपको डार्क ब्राउन ब्लैक चीजें दिखेंगी वहां पे। एंड लास्ट में राइजिंग ऑफ डो फॉर ब्रेड एंड केक्स, टेस्ट बदलता है, आप बिना फर्मेंट करके बनाओ और फर्मेंट करके बनाओ, टेस्ट में फर्क आता है, तो कुछ तो नया हो रहा है यहाँ पे। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है हम कहेंगे कि वहां पे चेंज तो हुआ है, लेकिन वो चेंज कैसा है? केमिकल चेंज है। और ये सारे वो केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ चेंज
बता सकते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू कि ये केमिकल चेंज होता क्या है। कई सारी एक्टिविटीज़ इस और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में आएंगी जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1, पहली एक्टिविटी में क्या कहा है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उस मैग्नीशियम रिबन को आपको बंसन बर्नर के ऊपर फ्लेम पे रखना है ताकि वो जल सके, या जलती है नहीं जलती, यू हैव टू चेक आउट। आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, आपने फ्लेम के ऊपर रखा, आपको ऑब्जर्व खुद होगा कि वो फ्लेम में जल नहीं रहा, इट्स नॉट बर्निंग। सो सवाल आता है कि क्यों नहीं जल रहा। इट शुड बर्न बट नहीं जल रहा। इसीलिए नहीं जल रहा क्योंकि इट हैज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले से उसके ऊपर एक परत है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जब ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो उसे और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से रोक रहा है, इसलिए वो जल नहीं पा रहा है। ये वैसे ही है, बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहता है मैग्नीशियम के साथ, लेकिन ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर कह रही है अरे मैं तो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुकी हूँ, अब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकती हूँ, आगे जाओ आगे जाओ। तो यहाँ पे वो जलेगा नहीं। करना क्या है, वी हैव टू रब इट विथ सैंड पेपर टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से रब करना है ताकि उसकी पुरानी शाइन वापस आ जाए, हमको समझ में आएगा कि उसकी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट चुकी है। आफ्टर दैट बर्न अगेन, फिर से जलाओ। जैसे ही आप फ्लेम पे रखोगे कुछ ही सेकंड्स में आप देखोगे कि वहां पे वो जलना शुरू हो गया है। वाइट डैजलिंग लाइट का आना, हीट का आना, यह हमारा ऑब्जर्वेशन वहां पे रहा कि वो जलना स्टार्ट हो गया, कुछ तो चेंज हो रहा है वहां पे। एंड जलने के बाद हमारे पास वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो हम कलेक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जला, बट पहले रब करना पड़ा ऑब्वियसली, वाइट डार्जिलिंग लाइट के साथ जला, और आखिरी में एक वाइट कलर का पाउडर जो एज अ रेसिड्यू मुझे बचता है वहां मिलता है। तो एक्टिविटी 1.1 का ऑब्जर्वेशन क्या रहा हमारा कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, हमने तभी ध्यान दिया और बताया कि वाइट डार्जिलिंग लाइट वहां पे आपको देखने को मिली। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। साथ में जलने के बाद एक वाइट पाउडर हमारे पास वहां पे मिला। ठीक है, इसको हम फिलहाल ध्यान में रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिविटी 1.2। अगली एक्टिविटी क्या कह रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन, दैट इज PbNO3 और दूसरे टेस्ट ट्यूब में है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। हमें ये दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। एज सुन एज जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को लीड नाइट्रेट में ऐड करते हो, आप तुरंत ही देखते हो वहां पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यही हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सेकंड एक्टिविटी। गॉट इट? विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड फाइनली हम कंक्लूजन सबका एक साथ समझने की कोशिश करेंगे वहां पे। तो बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3 की तरफ। 1.3 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। कोनिकल फ्लास्क में आपको जिंक के ग्रैन्यूल्स, पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े जिंक के आपको ऐड करने, और उसमें आपको कोई एसिड ऐड करना है। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। हो क्या है, आपने जब इसे ऐड किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही यहाँ पे एसिड ऐड हो गया, आपके जिंक ग्रैन्युल्स के आसपास बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ये बबल्स राइज होने लगे और ये हमारे डिलीवरी ट्यूब से बाहर आने लगी गैस। साथ साथ आपने जब इस फ्लास्क को टच करके देखा, आपने महसूस किया कि फ्लास्क ऑटोमेटिकली गर्म हो गया। हमने यहाँ कोई सेपरेट हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल नहीं किया हीट करने के लिए, बट वो अपने आप हीट हो गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि बबल फॉर्मेशन हो रहा है जिंक के पास खासकर, उसके बाद गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन गैस एज यू कैन सी, और टेम्परेचर जो है फ्लास्क या फिर सोल्यूशन का वो भी चेंज हो गया है। मेन कहेंगे हम कि वो बढ़ गया है वहाँ पे। सो फाइनली हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां हम बता सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। तो हमने कैसे बताया, हमने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की, तीनों के ऑब्जर्वेशंस को हम एक बार देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन था कि कलर बदला था वहां पे,
जो ग्रेइश आपका मैग्नीशियम मेटल था वो वाइट कलर के पाउडर में टर्न हुआ, हीट और लाइट भी तो रिलीज हुई थी। सेकेंड एक्टिविटी में येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना था, जबकि थर्ड एक्टिविटी में गैस का इवोल्यूशन हुआ था और साथ में टेम्परेचर उसका बढ़ गया था, चेंज हुआ था। तो इन सभी एक्टिविटीज में एक नया प्रोडक्ट तो बना है, एक नया प्रोडक्ट हमारा बना है। तो हमने बोला कि ठीक है ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। बट आइडेंटिफाई कैसे किया? ऑब्जर्व किया हमने सबको, हमने देखा कि वहाँ पे कलर में चेंज है, वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज है, मे भी शायद वहाँ पे कोई गैस इवॉल्व हो रही है, शायद कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, या फिर वहाँ पे स्टेट उनका बदल रहा है। बट ध्यान रखना है द लास्ट पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट का बदलना, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस और एनीथिंग एल्स, सिर्फ अकेला यही चीज हो रहा है, दैट कैन नॉट कन्फर्म कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। स्टिल बाकी चीजें वहां पे बहुत हद तक आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल चेंज वी कैन से कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दैट इज व्हाट वी आर श्योर अबाउट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि केमिकल चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ है। गॉट इट? तो अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल चेंज है। कलर का बदलना, टेम्परेचर का बदलना, स्टेट का बदलना, गैस का इवॉल्व होना या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। आइडेंटिफाई कर लिया केमिकल चेंज है, और ये भी बोल दिया कि केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। बट अब बात आगे है कि मुझे पता है कि इस दुनिया में रेगुलरली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे चेंज होते हैं, और अगर ये आपकी केमिकल चेंज है तो आई शुड बी एबल टू जॉट डाउन दोस इन्फॉर्मेशन। मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और दूसरों को बताना और समझाना भी चाहता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो कोई आसान तरीका होना चाहिए जिससे मैं आसानी से उसे लिख भी सकूँ, समझ सकूँ और सामने वाले को समझा भी सकूँ। अब उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन जलाया, डार्जलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो वहां पे जल रहा था, व्हाइट कलर का रेसिड्यू दिया। इफ आई वांट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, मुझे किसी को बताने में क्या बोलूंगा? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर वो बना रहा है, बराबर है, ये मैं बताऊंगा। बट हुआ क्या एक्चुअल में हमें पता है, हम साइंस के बच्चे, हमें पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि व्हेनेवर समथिंग बर्न्स इन एयर इट मे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और जो व्हाइट पाउडर बन रहा है वो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने पढ़ा है भी 9th क्लास में, ठीक है। अब आगे इस इंफॉर्मेशन को इस सेंटेंस फॉर्म में इतना बड़ा लिखने के बजाय आई वुड राइट इट मोर प्रिसाइज, थोड़ा अच्छे से मुझे बताना है। मैंने यहाँ पे एक कुछ अलग तरीके से लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे प्लस साइन का और एरो का इस्तेमाल किया है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये है आपका वर्ड इक्वेशन। क्या है? वर्ड इक्वेशन। बट स्टिल अभी तो ये छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स से, आगे बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे, बड़े बड़े नाम रहेंगे। हर बार इट इज नॉट इजी टू राइट सच वर्ड इक्वेशंस। हम उसे और सिंपल करेंगे, और सिंपल करने में अब हम उनका सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम की जगह Mg, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा, ऑक्सीजन के लिए O2 एंड नॉट O, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, ये ध्यान में रखना है हमें। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब मैंने उसे और शॉर्ट कर दिया। नाउ इट लुक्स गुड, समझ में भी आ रहा है और मैं आसानी से इसे लिख भी सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को। अब इसे मैं थोड़ा आगे बताता हूँ कि रिएक्शन में जो मैंने पहले इस्तेमाल किया है उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस यूज्ड फॉर रिएक्शन या बिफोर रिएक्शन जो हमने इस्तेमाल किया, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जिसे मैंने रिएक्शन में पहले इस्तेमाल किया है, और रिएक्शन के बाद कुछ तो चेंज होके नया कुछ तो बना है। ग्रे कलर का मैग्नीशियम रिएक्ट करके व्हाइट कलर का MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो कोई पूछे व्हाट इज द रिएक्टेंट? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस।
whereas what is the product? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज क्लियर। तो अब अगर कोई बच्चा सही से 9th क्लास पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा एनालाइज करेगा, देखेगा कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक ओके, 2 ऑक्सीजन के एटम और प्रोडक्ट में MgO बन रहा है जिसमें एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है। वो सवाल उठाएगा, बोलेगा सर यहाँ एक मैग्नीशियम है रिएक्टेंट में, ओके, ये प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम है, ऑल गुड, ठीक है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब अगर ऑक्सीजन देखे तो सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में एक है, दे आर नॉट इक्वल, नॉट एट ऑल गुड। वो बोलेगा सर हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मास किसके कारण है? एटम के कारण। तो आप क्या इस इक्वेशन से ये कहना चाहते हो कि रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में एक है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया? पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब ये इक्वेशन में कुछ तो इनएक्यूरेसी है, गलत है, उसे हमें सही करना होगा और उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना, बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम बराबर है बट ऑक्सीजन बराबर नहीं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। एंड फिर हम सीखेंगे वहां पे कि इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये स्केलेटल इक्वेशन है, ये सब ढांचा है, इसे हमें पूरा भी करना बचा है, पूरा करेंगे। और वहां कोने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चिल्ला रहा है कि इक्वेशन बैलेंस करो, मेरी इज्जत का सवाल है, बराबर है कि नहीं? लॉ है वो, उसका कुछ तो इज्जत है, इज्जत करो उसकी और इक्वेशन को बैलेंस करो। चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। तो हम समझते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। इफ यू से कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, करो बैलेंस, तो हमें क्या करना है? हमें नंबर्स ऑफ एटम को बैलेंस करना है। नंबर्स ऑफ एटम लेफ्ट, मतलब रिएक्टेंट में जितने हैं उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। मेक सेंस? तो ध्यान ये रखना है कि सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। हम अगर लिख रहे हैं Mg, इसका मतलब है कि Mg मतलब मैग्नीशियम, उसके आगे कोई नंबर मेंशन्ड नहीं है, मतलब वो सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, मोनो एटॉमिक है, एटॉमिसिटी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। और O2 ऑक्सीजन गैस है, 2 है, मतलब O2 लगना है क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। लाइकवाइज MgO अगर बना है तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये भी हमने देखा Mg2+ और O2- से बनता है। तो बैलेंस करने के चक्कर में मैं इनमें कहीं नंबर्स ऐड नहीं कर सकता कि यहाँ पे फॉर्मूला बदल दे, लाइक मैंने लिखा है Mg2O, Mg2O4, इट कैन नॉट हैपन, वो गलत हो जाएगा। उनका जो बेस फॉर्मूला हम लोगों ने 9th क्लासेस में पढ़ा है वो वैसे ही रहेगा, इसीलिए उस समय वो पढ़ाया गया था। अब जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो सब्सटेंस के फॉर्मूला के पहले लिखे जाएंगे, मतलब आपको जो भी नंबर लिखना है वो आप हमारे फॉर्मूला के सामने लिखोगे। तो जैसे मैंने बताया, जो नंबर लिखे जाएंगे वो सब्सटेंस के फॉर्मूला के पहले लिखे जाएंगे। तो लाइक वहां पे अगर लिखा है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे कि MgO बैलेंस करना था, ये 2 था तो मैं यहाँ भी 2 लिख दूँ, ये गलत है। साथ ही साथ मैं MgO ऊपर 2 शायद कुछ लोग लिख लें, नहीं, ये भी गलत है। आपको जो नंबर लिखना है वो उन फॉर्मूले के सामने लिखना है, इन फॉर्मूलेस के सामने जो स्पेस यहाँ पे आपके पास है उन स्पेस में आपको लिखना है जो भी नंबर है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसे बैलेंस करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे MgO, यहाँ पे हमने बॉक्स क्रिएट किया, ये समझने के लिए आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। Mg यहाँ पे 2 था, यहाँ पे Mg 1 था,
तो इस 1 को मुझे 2 बनाना है, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो ये 2 मैं यहाँ इस बॉक्स में लिखूंगा। अब आप देखोगे कि मैग्नीशियम भी 2 हो गए। इस 2 का मतलब क्या है कि 2 Mg एंड 2 O, 2 मैग्नीशियम के एटम 2 ऑक्सीजन के एटम। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, बट मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गए और यहाँ पे 1। अब इसे भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, बराबर करना है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और यहाँ पे लिखा जाएगा 2। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Mg 2 है, यहाँ पे भी Mg मैग्नीशियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारा बनता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल से बन चुका है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस तरीके से हम और भी इक्वेशंस को बैलेंस करके देखेंगे। ये तो काफ़ी सिंपल सा था, हम और एग्जांपल्स देखेंगे और क्या प्रॉपर स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ये सिंपल था इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बताया। आगे हम और एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि बैलेंस कैसे करना है। तो अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। हम देखते हैं कि पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, बाद में प्रोडक्ट लिखते हैं, बीच में एरो होता है जो ये बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, और बीच में प्लस साइंस लगाते हैं अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। आज हम सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इज्जत का तो ख्याल करेंगे थोड़ा सा। तो पहले मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनमें से हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। चलो ये तो इजी है, H और O से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। मेटल और नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा है एलिमेंट्स, जहां हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बस वही हमें ध्यान में रखना है कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। लेकिन अगर ये भी समझ में ना आए तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा, जब सॉल्व करेंगे तब आप ध्यान में रखेंगे। अब बैलेंस करने का सीक्वेंस क्या है, पहले मेटल बैलेंस करेंगे, मेटल हो गया तो नॉन मेटल करेंगे, नॉन मेटल के बाद हाइड्रोजन को करेंगे एंड फाइनली ऑक्सीजन को करेंगे। समझ में? इस स्टेप को फॉलो करना और हम वहां पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब एक इक्वेशन को लिखते हैं और बैलेंस करके देखते हैं। तो इक्वेशन है आपका H3PO4 दैट इज क्या होगा ये, आप बताएं, फॉस्फोरिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग K3PO4 प्लस H2O। आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये आपको सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स बैलेंस। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेटल है आपका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आपका फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है। उसके बाद आप हाइड्रोजन देख सकते हो, ऑक्सीजन देख सकते हो। क्लियर है, आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने। अब इस तरीके से और क्या तरीका है आइडेंटिफाई करने का, हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स हमेशा हमें कटायंस देते हैं। क्या देते हैं? कटायन। और किसी भी फॉर्मूले में कटायन पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम पहले है, ये आपका क्या है, मेटल है। हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो H प्लस एक एक्सेप्शन है कि वो आपका पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, वो भी आपका पहले आएगा, बट वो नॉन मेटल है, ठीक है, गैस स्टेट का। देन यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, और यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 3। मैं साइमल्टेनियसली बैलेंस करते चलता हूँ। इस 1 को 3 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। वेल एंड गुड, मेटल बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। नॉन मेटल यहाँ पे देखोगे तो P एक ही है और यहाँ पे P एक ही है, तो वो ऑलरेडी बैलेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 है, मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन है।
जबकि आप देखोगे प्रोडक्ट में तो हाइड्रोजन वहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है। ये कितने हैं, 2 है। मुझे इसे 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। अब मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 3 यहाँ, टोटल 6 इन द रिएक्टेंट, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे मेरे हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन। अगला क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया आपका 3, मतलब टोटल 7। अब प्रोडक्ट में चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन। तो टोटल वहाँ पे भी 7 हो गए। और इस तरीके से आप बोलोगे कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। दोबारा चेक कर सकते हैं आप कि हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखोगे 3 + 3 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6। टॉकिंग अबाउट फास्फोरस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी फास्फोरस 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 3, टोटल 7। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 3, टोटल 7। और ये इक्वेशन हमारा हो गया है बैलेंस्ड। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किए हैं। और एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि और कैसे करना है इसे। नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे, जो कि है Na + NaNO3 गिव्स यू, क्या देगा ये आपका प्रोडक्ट, क्या देने वाला है यहाँ पे, इट विल गिव्स यू Na2O। मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, Na2O + N2 गैस, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे वापस हमें आइडेंटिफाई करना है मेटल और नॉन मेटल क्या है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। Na यहाँ सोडियम है, पता होगा सभी को मेटल है। तो नहीं भी पता तो ये वाले फॉर्मूले में अगर देखोगे तो Na पहले है, मैंने बोला है कटायन पहले लिखा जाता है फॉर्मूले में, लास्ट ईयर भी हम लोग ने पढ़ा है। तो ये आपका मेटल है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। अब चेक करो, यहाँ पे Na 1 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हो गए। यहाँ पे प्रोडक्ट में 2, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप नॉन मेटल। नॉन मेटल में नाइट्रोजन को हम चेक करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन ये आपका 1 है, जबकि यहाँ प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। अब यहाँ पे बैलेंस करना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन तो है नहीं, सो मूव ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो चुका है, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे इसे बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेगा 6। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन जो था वो भी बैलेंस हो गया है। लेकिन अब यहाँ तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे सोडियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। सोडियम हो गया है 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे सोडियम मुझे 12 करना पड़ेगा इन द रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे 2 सोडियम ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है, तो 12 में से 2 अवेलेबल है। मैं देखूंगा मुझे 10 करना है, तो यहाँ पे मैं 10 को लिख दूंगा, या इससे बोलूँगा कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप दोबारा चेक करेंगे, आपको लगेगा कि इक्वेशन बैलेंस है। देखो सोडियम यहाँ पे टोटल 10, यहाँ पे 2 हो गए 12, यहाँ पे सोडियम 6 2 ज़ा 12 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, 2 एटम्स है उसके। फिर बात करोगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हो गया 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6। और इक्वेशन हमारा हो गया है बैलेंस्ड इक्वेशन। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं CH4 + O2। CH4 क्या है, मीथेन गैस burning, that is reacting with oxygen, forms CO2 + H2O। अब इस इक्वेशन में कोई मेटल तो है नहीं, तो वो स्टेप छोड़ देंगे, नॉन मेटल की तरफ बढ़ेंगे। नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन दोनों
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ 4 है, वहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे है 2, तो इसे 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने 2 यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स, और यहाँ पे इसके यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, मतलब टोटल 4 है। तो इसे 4 बनाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा 2O2। अब आप देखोगे कि कार्बन बराबर 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस होगा। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया ये, ठीक है। आप हर बार ध्यान दे रहे होंगे मैंने कभी भी फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं किए, फॉर्मूला आपका जैसा था वो वैसा ही फॉर्मूला मेंटेन्ड है। वरना कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आप H4O लिख दो, तो ये गलत है, फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। हमने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा है तो फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला जो है उसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वहाँ पे एटम्स है वो वैसे ही होने चाहिए। तो अगला इक्वेशन है, ये हमारा 4th है, C2H5OH plus O2, that is combustion of ethanol, gives CO2 plus H2O। वापस से कोई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल देखेंगे तो कार्बन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, इट विल बिकम 2CO2। कार्बन बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे टोटल 5 + 1 ये 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 6 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3। अब वापस ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और ये 2, टोटल यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 + 2 ये 3 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 2 = 4 + 3 7 है। अब इसे कैसे किया जाए बैलेंस, तो देखोगे यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो चुका है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, अभी भी ये O2 यहाँ पे है जिसे डिस्टर्ब करा जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इससे बैलेंस करने के लिए। टोटल वहाँ पे 7 हमको चाहिए, यहाँ पे ये एक अकेला है तो मतलब 6 और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, ये 2 है तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब आप देखोगे 1 + 3 2 = 6, ये भी क्या हो जाएगा 7। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो 1 + 2 = 3 था, मैंने क्या किया 1 + 2 × 3 कर दिया, ये आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 7, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 7, बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 3 2 = 6 7 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 = 4 4 + 3 7। तो ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। इस तरीके से आप मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस स्पेशली जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उन सबको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं जम रही है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप मुझे अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन अब हमारा लिख के हो चुका है, हमने उसे बैलेंस भी कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना है। एक छोटा सा इक्वेशन लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीड करने वाले को या जिसे वो मिला है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो वहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वी ऐड स्टेट ऑफ द इक्वेशन, स्टेट ऑफ बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस। आपने जो भी लिया है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, स्टेट्स कैसे लिखते हैं, आपने कोई कंपाउंड लिखा, लाइक आपने लिखा सोडियम, तो सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में है तो आप लिखोगे ब्रैकेट S, जहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, देन
आप वहाँ पे जैसे H2O लिख रहे हो, वो लिक्विड स्टेट में है, आप लिखोगे L, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लिक्विड स्टेट में आपने लिया है या फॉर्म हुआ है। आप ले रहे हो वहाँ H2, वो गैस बनी है, तो आप लिखोगे G, G रिप्रेजेंट कर रहा है गैस स्टेट। और फाइनली अगर आपने लिखा है NaCl, जो कि आपने पानी में डिसॉल्व किया है, तो आप लिखते हो AQ, जो कि होता है एक्वस। और एक्वस का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपने डिसॉल्व किया है इसे इन वाटर, आपने इसका एक सोल्यूशन क्रिएट किया है वाटर में, ठीक है। तो एक्वस का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से हम स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने किस स्टेट में उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिया या तो बनाया है। और जो हम एरो देते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस एरो के ऊपर और नीचे भी हम कई सारी इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इनके ऊपर हम ऐड करते हैं कंडीशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए क्या कंडीशंस हमें लग रही है, रिएक्शंस के हमारे लिए क्या कंडीशन लग रही है। मे बी वहाँ टेम्परेचर हो सकता है, किसी तरीके का कैटलिस्ट हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम वहाँ पे कैटलिस्ट लिख सकते हैं, हम वहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हैं, हम वहाँ पे प्रेशर लिख सकते हैं। लाइक कोई रिएक्शन हो रही है, हमने वहाँ पे लिखा ऊपर 340 ATM, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर हमें पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में एरो पे हम लोग सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं। तो ये कंडीशन है रिएक्शन की, इसका कोई भी पार्ट प्रोडक्ट में नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रिएक्शन अच्छे से या प्रॉपरली या फास्ट रेट पे हो पाएगी। अदरवाइज रिएक्शन शायद ना हो, लेकिन इसका कोई भी कंपोनेंट हमें प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। ये होता है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन में जो हम ऐड करते हैं।